गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबने DPP2 सॉल्व की? बेटा ये मैंने लिखवाया है कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैंने लिखवाया है, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा, उससे पता चलेगा आपको। जल्दी ज्वाइन करिए सब लोग। DPP2 सबने सॉल्व किया है? सबने DPP2 सॉल्व की है कि नहीं? 15th क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्या, है ना? हाँ बिल्कुल, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मान करके चला है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? 1 to 5 एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो बोलो। 1 to 5 किसी को नहीं है? ओके देन मैंने अभी 1 to 5 बोला है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कितने लोगों को डाउट है? सृष्टि, हर्षा, कार्तिक, अथर्व। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। विच एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? एस ब्लॉक के लिखवाया है कि नहीं ये चीज? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18 आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बताया है मैंने। तो बस आपको यही बताना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर एटॉमिक नंबर आपको दिया है कितना? 55। कितना दिया है? आपके पास DPP होगी, उस DPP को लेकर के बैठिए। तो तुम्हारे पास ध्यान से देखो, 55 एटॉमिक नंबर है, तो तुम्हारे पास यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनोन। देन आपके पास जीनोन के बाद क्या लिखूं? 6s1। 55 एटॉमिक नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? एस सबसेल के अंदर।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर हुआ? एस सबसेल के अंदर, राइट। क्या चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बेटा? डीपीपी आपके पास होगा ना, ऑलरेडी मैंने भेजा है आपको, इसीलिए तो भेजा था। जूम का इसमें फैसिलिटी नहीं है, जूम नहीं होता इसमें। देखिए अब यहां पर सबसे पहले स्क्रीन स्प्लिट नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हो स्क्रीन स्प्लिट नहीं हो रहा? इसका मतलब देखो एटॉमिक नंबर 55 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? तुम्हारे पास जीनॉन 6s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर रहा है? एस सबसेल में, तो तुम्हारे पास ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s2, क्या? नियॉन 3s2। तो यहां पर ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? एस ब्लॉक का। ये भी आपका कैसा एलिमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, राइट। ऐसे ही देखो 48 एटॉमिक नंबर 48, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर इज 36, राइट। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आपके पास किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा? उसके बाद क्या लिखोगे? 5s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 36 प्लस 2 कितना? 38। फिर 4d10, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? डी सबसेल में। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे यहीं पे कैंसिल हो गया। समझा? देन आप देखिए सबसे पहले सीधा आते हैं ऑप्शन थर्ड पे। ऑप्शन थर्ड क्या है? समझा? ऑप्शन वन। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा नहीं है। जैसे देखो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 3, यहां पर एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तुम्हारे पास लिथियम का 1s2 2s1, एस ब्लॉक एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। देन ऐसे ही अगर आप देखोगे 33 एटॉमिक नंबर 33, इसका इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी बोलिए समृद्धि संदीप काटे, बोलो समृद्धि। हाँ समृद्धि बोलो। समृद्धि कोई डाउट है बेटा आपको? ओके, तो आपने हैंड रेज किया था, चलो कोई बात नहीं। तो देखो 33 एटॉमिक नंबर ये किसका होता है? एटॉमिक नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3, तुम्हारे पास 4s2 3d10 और 4p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4p के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4p के अंदर। तो यहां पर ये कैसा ब्लॉक? ये तुम्हारे पास देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है कि नहीं? ये भी है। देन 53 एटॉमिक नंबर, क्या? एटॉमिक नंबर 53। तो 53 एटॉमिक नंबर ये जस्ट किससे पहले आता है? जीनॉन से जस्ट पहले। जीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54, जो कि एक नोबल गैस है। नोबल गैस से जस्ट पहले आता है, इसका मतलब 53 एटॉमिक नंबर ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है?
17th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का? 17th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। देन अगला एटॉमिक नंबर वो क्या दिया है आपको? 87। तो 87 एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है कि नहीं? देखो ध्यान से, 87 उससे जस्ट पहले कौन आता है? नोबल गैस 86। 86 किसका होता है? रेडॉन का। 86 किसका होता है? रेडॉन का। रेडॉन के बाद तुम्हारे पास जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाता है? तुम्हारे पास 87s सबसेल के अंदर अगला पीरियड स्टार्ट होता है। क्या होता है? अगला नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है। तो तुम्हारे पास ये भी कौन से, ये किसका है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? रेडॉन 7s1। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ठीक, तो केवल ऑप्शन 3 सही है, यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत है। क्यों गलत है ऑप्शन 2? ध्यान से देखो, जो तुम्हारे पास ऑप्शन 2 में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 33, एटॉमिक नंबर 54 एंड एटॉमिक नंबर 83। तो देखो, ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है बोरॉन फैमिली का। ये तुम्हारे पास ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जो 54 एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका? ये आपका जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नोबल गैस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नहीं आता। तो इसका आंसर करेक्ट कर लेना, इसके अंदर 2 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है और चेक करना है कि कौन सा तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में है, एक्सेप्ट ग्रुप 18। अगर इनमें से है तो तुम्हारे पास एलिमेंट किसका है? आपका एलिमेंट कौन से? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 13। क्वेश्चन नंबर 10 to 13। क्वेश्चन नंबर 10 to 13। किसी को कोई डाउट? टेन टू 13 किसी को कोई डाउट? नो? श्योर? सबने सॉल्व किया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी फिर 14 एंड 15 में डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में डाउट? पक्का? चलिए ठीक है, फिर मैं पूछता हूं तुम लोगों से। मैं फिर किसी एक से पूछता हूं, कौन बताएगा मेरे को? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछता हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे किया? समृद्धि, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे किया आपने? समृद्धि, open your mic and tell me how you solved question number 15. Tell me.
हेलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे किया? कार्तिक, तुम बताओ। कार्तिक, एवरीबडी कैन हियर मी और नॉट? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अथर्व, चलो अथर्व आप बताइए। ओके, तो एस और पी में 25 ऑर्बिटल्स आएंगे, उसको तीन से एस और पी में 25 ऑर्बिटल आएंगे या फिर एस और पी के बीच में? हाँ वही एस और पी के बीच में, मतलब एस के बीच में जो भी आ रहा है उसके और पी के सबके मिला के 25 ऑर्बिटल्स होंगे, उसको 3 से लगेगा। गुड। बाकी लोग? कार्तिक, कार्तिक, क्वेश्चन नंबर 14 कौन बताएगा? It means you people have not solved the DPP. You people are just doing the formalities. तो मेरा फिर कोई मतलब नहीं है डिस्कशन का। तो कल से मैं फिर डीपीपी नहीं डालूंगा आप लोगों के लिए, और कोई डिस्कशन भी नहीं होगा क्लास में। और नो मोर डाउट्स। मैं अगर पूछ रहा हूँ तुम लोग को, तो तुम लोग अभी चुपचाप बैठे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि, चलो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सोल्व किया? टेल मी फास्ट, बिकॉज अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई नहीं बता रहा? ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नहीं होगा क्लास, नहीं सर होगा। हाँ, सर अगर यूएनई का जो नंबर है वो 109 है, और अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करें तो उसका ग्रुप 9 आता है। ओके, ठीक, गुड। तो सबका सॉल्व हुआ है, मतलब 14 एंड 15 में किसी को डाउट नहीं है इनफैक्ट। तो देखते हैं, तो फिर एग्जाम के अगर तुम लोग को डाउट नहीं है, इसका मतलब एग्जाम के अंदर आप लोग सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। तो इस बार मैं एग्जाम में देखूंगा कितने लोग कितने मार्क्स लेकर आते हो। गुड। तो अब अगर किसी ने ये मेरे से 14 और 15 किसी क्वेश्चन किसी ने पूछा ना, तो वो तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये तो श्योर है। अभी भी मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ, ईमानदारी से अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। फोर्टीन, 15, सृष्टि अभी तो आपने बताया तो नहीं। तो श्रेयस, मैंने जब अभी तक बोला कि डाउट है कि नहीं,
तो आप लोगों ने अभी तक बोला क्यों नहीं? सबको आवाज आ रहा था क्लियर, और फिर भी आप लोगों ने एक डाउट नहीं पूछा, मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप बस खाली बैठ करके फोकट का टाइम पास कर रहे हो, जेई का तैयारी आप लोगों से नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। अननेसेसरी बस फालतू में तुम लोग घर वालों का पैसे वेस्ट करोगे। चलो देखो, UNE जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? U से 1, N तुम्हारे पास 0 के लिए, और E 9, 109। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 109 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों से तो खैर पूछने का मतलब ही नहीं है, मैं ही बता दूं, मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा, जो कम से कम पढ़ा है उसका तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है तुम्हारे पास? 5s में, तो 5s2, देन 4d10, उसके बाद 5p6, देन आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में जाता है तुम्हारा? 6s2, देन आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 4f के अंदर 14, देन आपके पास 5d10, उसके बाद 6p6। तो यहां तक जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 86 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n+l 7 वाले के अंदर भर गया। अब n+l जिनके लिए 8 होता है, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f के अंदर। तो 5f कितने? 14। तो 5f नहीं सॉरी 6p के बाद पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? 7s में। 6p के बाद अभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 7s में, 7s2, फिर 4f14। तो यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए? अभी तक मेरे को 109 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हुआ? टेल मी। 102। ओके, 10 ये तुम्हारा 88 प्लस 14, 102। गुड। फिर अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6d के अंदर, 6d7। तो अब बताइए, अब इसका ग्रुप कैसे निकालें? 6d7, अब इसका ग्रुप कैसे निकालें? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ग्रुप कैसे निकालते हैं? होले, तुम बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालते हैं? हेलो सर, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। फिर से बोलो। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। ओके, तो बताओ यहां पर कितने हैं, कितना आएगा ग्रुप? यहां पर वैलेंस सेल कौन सा है?
सर इसका ग्रुप 12 आएगा, 12 कौन सा? 12 12। 10 + 2 10 + 2 10 + 2 कैसे? सर 5d के ऊपर 10 है ना, फिर इलेक्ट्रॉन 10, n-1 5 है ना 5d। अच्छा, हाँ, फिर 10 + 2 12। अच्छा तूने उसका 10 क्यों लिया? सर उसके इलेक्ट्रॉन 10 है ना 5d के ऊपर। तो 5d के ऊपर 10 है, तो 6d के हाँ ऊपर कितने हैं? 7 है। तो तूने ये 7 क्यों नहीं लिया? सर n-1 d सबसे लेना है ना। n-1d सबसे लेना है। अच्छा n सबसेल कौन सा है? 6d n मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। देख के बता, सबसे हाँ बड़ा कौन सा है? 6d 6d। सबसे बड़ी n की वैल्यू कौन सी है? 7 है सर, पर वो यस में है ना, तो फिर मैंने वो नहीं लेनी। ऐसा कहा मैंने बोला? मैंने बोला है कि n का वैल्यू सबसे बड़ा। तो n का वैल्यू सबसे बड़ा कौन सा है? 7। तो 7s n-1d, इसका मतलब कौन सा d लेना है? 7 वाला, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे 6d के ऊपर। 6d। तो हाँ, तो अब हाँ, बताओ ग्रुप कैसे निकलेगा? 7 + 2। 7 + 2 कितना हुआ? 9। आंसर आया क्या? हाँ तो इतना देर पूछा क्यों नहीं? मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, पूछा क्यों नहीं? चलो, अब ये बताओ ग्रुप 15 क्वेश्चन कैसे सोल्व किया होले? सर नहीं सॉल्व हुआ वो। क्यों? तो अभी तुम मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, तुमने एक बार भी मैसेज नहीं डाला। डीपीपी सोल्व की है? हाँ सर की। पक्का? सर लास्ट वाला 10 के आगे नहीं किया। क्यों? ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? सॉरी सर। हाँ, फिर तुम लोगों के नंबर नहीं आएंगे कि भैया हमारे सर हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमको ये कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा? जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? हाँ सर। मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क दिया था क्या? नहीं। हार्डली 15 क्वेश्चंस थे। और अगर नोट्स आपको याद हो, नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, तो 15 क्वेश्चंस में 15 मिनट्स, हार्डली 15 से हाँ 20 मिनट्स का होमवर्क था। हाँ। तो मैं क्लास के बाद 15 से 20 मिनट्स का होमवर्क भी नहीं दूं क्या? नहीं सर सॉरी। बाकी लोग नेक्स्ट क्लास से सब लोग डीपीपी करके आएंगे? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास से सब लोग डीपीपी करके आएंगे कि नहीं? हाँ सर। सबका, मेरे एक बच्चे का आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सबका कमिटमेंट चाहिए, तभी मैं डीपीपी दूंगा, वरना मैं डीपीपी नहीं दूंगा। एटलीस्ट मैं तुम लोग ज्यादा तो होमवर्क दे ही नहीं रहा तुम लोग से, एक इतना ही तो बोल रहा हूँ कि डीपीपी सोल्व करिए। सर वो मुझे लगा वो छूट जाएगा, इसलिए मैंने बोला नो डाउट। क्या छूट जाएगा? मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 14। अच्छा हो जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब देख के सबको लगता है कि हो जाएगा, फिर पता चलता है कि होता है नहीं। देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि 9th पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे अगर तुम्हारे पास हर एक ऑर्बिटल के अंदर, इफ
ईच ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15th तुम्हारे सॉरी 9th पीरियड के अंदर, ये बात पूछी है। तो सबसे पहले ये बताओ 9th पीरियड कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर एंड होगा? 9s से 9p, 9s से स्टार्ट होगा और 9p पे खत्म होगा। और 9s से 9p के बीच में इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर एंटर हुआ? 9s से 9p के बीच में इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर एंटर हुआ? 6g में, 7f 8d 7f और 8d 8d, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए कितने होंगे? s में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। g में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 g सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? g सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? 18। सर कितने? उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। भैया मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ महाभारत का कहानी, ऑर्बिटल मतलब और आप कुछ बता रहे हो मेरे को रामायण। सर उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। मैंने मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनो, मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम किसमें नंबर सर? ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? 4। सर उसकी एल की वैल्यू 4 होती है। तो ऑर्बिटल काउंट करके बताओ हमको। एल का वैल्यू 4 होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। n प्लस एल क्या? n प्लस एल क्यों बताओगे? फिर क्या बताना है सर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सर वो नहीं आता ऑर्बिटल। तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर देखे? हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब डब्बे। हाँ हाँ सर वो कितने 9 डब्बे 9 9 होंगे? 9 9 9। हाँ, तो ये 9। एफ में कितने ऑर्बिटल्स? तो एफ में 7, 7। डी में? डी में 5, और पी में? पी में 3 नहीं 3। 3 हाँ 3। 3 ऑर्बिटल्स। हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + 1। ये हाँ। होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का। तो आपने डब्बे का बोला वो याद आया फिर। तो अब यहां पर ये बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए सब ऐड करने पर? 15। ऐड करो अच्छे से। 25। 25 है, 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17, + 3 20, 20 + 5 = 25। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने हैं? 3। 3। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 25 × 3 75। तो 75। 75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके Yes. जेई में आएंगे, जहां दिमाग लगाना पड़ेगा, रटा रटाया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्मा कहां तक पढ़ा कैलकुलेशन। था? हाँ, कहां तक पढ़ा था बेटा? एग्जाम्पल लिए थे हमने। सिग ओके, जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? हाँ हाँ, तो मैंने आपको 30 तक कैलकुलेट करने के लिए दिया था। कितने लोगों ने किया है?
कितने लोगों ने 30 तक किया है? अथर्व, सृष्टि, बस 2 बच्चे। समृद्धि 29 एंड 30 नहीं आया। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ। तुम लोग क्यों करोगे, तुम लोग मेरे बाराती हो। तो तुम्हारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्कैंडियम एंड टाइटेनियम का तो आप लोगों को करवा ही दिया था, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, वेनेडियम के लिए। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3D 4p3 3d3 3d10 3D10 कौन बोल रहा है भैया? बोले क्या सर 10 कैसे बोला? 10 है ना 3d10 भैया 23 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। हाँ तो 10 क्यों बोल रहे हो? अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब ग्रुप करेंगे। देखो सबसे पहले 1s को, फिर 2s2 2p6, फिर तुम्हारे पास n इक्वल्स टू 3 वाले s और p, 3s2 3p6। अब देखो फिर 3d3 लिखेंगे ग्रुपिंग करते वक्त, फिर 4s2। ओके, तो अब मेरे को निकालना है सिग्मा फॉर 4s। 4s के लिए अगर सिग्मा निकालूंगा तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाने के लिए तो इनटू कितना 0.35 प्लस n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 + 2 8 + 3 11 इंटू 0.85 हाँ, फिर n-2 और उसके नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल? 10 1 into 10 बिल्कुल, ये आपके पास आएगा सिग्मा 4s। अगर आपको निकालना है सिग्मा 3d, तो 3d के अंदर इसके लिए निकालना है, तो 3d में ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 सर इलेक्ट्रॉन 3 है पर रिपल्सन लगाने के लिए 2 है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। हाँ रिपल्सन लगाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 इंटू 0.35 0.0 प्लस n-1 और उसके नीचे में उस ग्रुप के इधर में, सर इसके नीचे में कितने हैं टोटल? 18। और हर एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 गुड। तो यहाँ पे सिग्मा आ गया 3d का। हाँ जेड इफेक्टिव निकाले। जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड माइनस सिग्मा 4s कितना आ जाएगा ये? 3.3 हाँ, तो तुम्हारे पास ये आएगा 23 माइनस सिग्मा 4s, जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लो। कितना आया है? 3.3 पक्का? ओके, हाँ। ये था वेनेडियम के लिए। अगला देखो क्रोमियम क्या करते हैं। सबने नोट भी कर लिया होगा साथ में, घर के लिए होमवर्क दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं किसका? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
बहुत बढ़िया, मारेंगे कान के नीचे। एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? भूल गए? अरे देखो बच्चों, ये होना चाहिए ना, 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपके हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ये आपका क्या होता है, 4s1 3d5, याद है क्या? n प्लस एल 4s के लिए जाना है। 4s के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पता है कि नहीं? अरे यार तुम सही में, तुम लोग जो है बहुत इनएक्टिव हो यार। कितने इनएक्टिव, कैसे जवाब दिया करो। तुम लोग जवाब नहीं देते हो ना, बहुत ही फिर मजा नहीं आता। तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हो। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पता है कि नहीं? 4s1 3d5। हाँ, एक्सेप्शनल केस है बिल्कुल। अब इसका यहाँ पे क्या लिखो, अब इसका लिखो ग्रुपिंग करो। तो अब ग्रुपिंग कैसे करोगे? ये 1s2, ये 2s2 2p6 2p6, फिर ये 3s2, फिर 3p6, उसके बाद क्या लिखें? 3d5। 3d5 हाँ, और फिर 4s1, 4s1। है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, सिग्मा निकालना है मेरे को। सबसे पहले 4s के लिए निकालूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4s में? 1 हाँ, एक। कितना रिपल्सन लगाने के लिए? रिपल्सन लगाने के लिए 0 0 इंटू 0.35। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? थोड़ा सा उसको देख, कंट्रोल करो। फिर तुम्हारे पास n-1, उसमें कितने हैं? 13 6 + 2 8, 8 + 5 13, और हर एक 13 इलेक्ट्रॉन कितना लगाएगा? 0.85 0.85। फिर प्लस n-2, और उसके नीचे में ये कितने हैं? 10 10, और हर एक इलेक्ट्रॉन कितना लगाएगा? 1 1 ये आ गया आपके पास सिग्मा 4s। सिग्मा 3d निकालना है, तो कैसे निकालें? देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 5। हाँ, तो रिपल्सन लगाने के लिए कितने हैं? 4 4 इंटू हर एक इलेक्ट्रॉन कितना? 0.35 फिर इसके लेफ्ट में जितने भी ग्रुप हैं में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 18। हर एक इलेक्ट्रॉन कितना लगाएगा? 1 1। गुड, ऐसे रेस्पॉन्स दिया करो ना, ऐसे में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा जैसे 4s। सिग्मा। ठीक है, सबने यही किया था, यस। पक्का? हाँ। चलिए जल्दी से नोट करो। अगला करते हैं किसका? मैंगनीज, Mn। Mn का एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 4s2 3d5। गुड, 4s2 3d5। तो क्या होता है? 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 4s2 3d5। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? Mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब मतलब खाना खाया कि नहीं? मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पुरानी चीजें पूछ रहा हूँ। फिर से बोलो ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा लोगों? राव आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैंगनीज में? Mn 1। वाह वाह। ओमकार बोल रहा है 5। बाकी लोग? बाकी लोग? हाँ जी, बाकी लोग कितने होते हैं? जल्दी बताओ। ये तो आपका क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है आपने। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 1 5 सर। 5। कौन बता रहा है? जिसने 5 बताया उसका नाम क्या है? 5 किसने बताया? समृद्धि। अच्छा, तुमने समृद्धि, तुमने बताया 5। ओके। 1 किसके हिसाब से है? सृष्टि 1 बोल रही है। अच्छा, ओमकार बोलता है 5। बेटा देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में। देखो 1s ये होता है, बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 1s है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, एक ऊपर अपवर्ड स्पिन के साथ, एक डाउनवर्ड स्पिन के साथ। फिर ये 2s में भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p में ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। ये 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 3p, तो यहाँ पे क्या है? देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, मतलब ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिखाई दे रहा है सबको? फिर देखो 4s में ये देखो 2। फिर 3d में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन्होंने गलती किया वो समझ लो, सृष्टि समझी? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नहीं है। अब आगे देखो, और मैं कुछ पूछूं आपसे कि यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो अगर 5 अनपेयर्ड है तो बाकी क्या है? पेयर्ड ही होंगे ना। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। गुड, 10। हाँ। भैया 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर के एक पेयर बनेगा, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का ऐसे कितने पेयर हैं? यहाँ पर काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? 10 पेयर है सर। अच्छा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव L इक्वल्स टू 0? कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए L का वैल्यू 0 है?
for how many electrons L is equal to 0? हाँ 6 8 sorry 8 8. वो लास्ट वाला दिखा नहीं 4s देखो L इक्वल्स टू 0 मतलब S सब सेल, S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको ये काउंट करना है। ये आवाज कितना से आ रही है? आवाज को बंद करो वरना फिर मैं ये बोलने का परमिशन नहीं दूंगा। तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर, फिर 2 ये, 1s में 2, 2s में 2, फिर 3s में 2, 4s में तुम्हारे पास 2, टोटल कितने हो गए 8। चलिए मैं पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, सेम स्पिन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अरे बताइए, ये तो मैं बस रिवीजन के लिए पुराने क्वेश्चन ले रहा हूं। किसी ने बोला 15। देखो जैसे एक दो ही तो स्पिन है, एक अपवर्ड स्पिन है एक डाउनवर्ड स्पिन है। तो अपवर्ड स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? अपवर्ड स्पिन के। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड स्पिन। तो टोटल तुम्हारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं वो कितने हैं? 15। ठीक, आपसे मैं एक और पूछूं, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? बताओ मेरे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वरना मारेंगे कान के नीचे। पढ़ा भी है कि नहीं? अरे बोलो मेरे बारातियों। रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू होता है। n क्या होता है? n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों जी? n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत लोग n को क्या ले लेते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ले लेते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे अभी? 5। तो इसका जो अंडर रूट में आएगा क्या? 5 इंटू 5 प्लस 2, मतलब तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 35 बराबर है कि नहीं? अच्छा चलो और कुछ पूछूं आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आई होप सो। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग बात कर रहे थे मैंगनीज के ऊपर। अच्छा, उसके जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने वाले थे, कहाँ पे पहुंच गए? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं मैंगनीज के ऊपर ही। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख लिया। देखो एक चीज बता दूं आपको, कभी भी जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। ये चीज पता है कि नहीं आपको? भैया जब n का वैल्यू 2 होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना आता है? n इंटू एन प्लस 2 के हिसाब से अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, पता है ना सबको कितना? अंडर रूट 8। तो ये होता कितना है वैल्यू? 2.83। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू कितनी आएगी? 2 पॉइंट समथिंग आएगी। सबको पता है ना ये चीज कि नहीं पता? बोलो।
3 इंटू 3+2, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 हुए तो कितना आता है? √15। √15 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग, बराबर है कि नहीं? कितना? 3 पॉइंट समथिंग। फिर n इक्वल्स टू अगर 4 हुआ तो 4 इंटू 4+2, 4+2 कितना होता है? 6, 6 4 जा 24। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं? भाई 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 होता है, तो 24 उससे थोड़ा छोटा है, तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा वैल्यू, आएगा। हाँ, ये तुम्हारे पास 3 पॉइंट कितना होता है? ये होता है आपका पास 3.87, ये होता है 4.89। देन n इक्वल्स टू 5, तो उसमें क्या होता है? 5 इंटू 5+2, तो देखो 5 2 7 और इंटू 5 35। देखो ये कितना आएगा? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो 35 अंडर रूट कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग, दैट इज 5.91 होता है। ये सबको पता होगा। अगर n का वैल्यू 6 हुआ, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 6 इंटू 6+2, ये कितना होता है? 6+2 इज 8, 8 6 जा 48, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 6.92 आती है। तो ध्यान से देखो, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही समथिंग आता है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 पॉइंट समथिंग। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो देखो तब √3 1.73 सम, है ना? तो 1 तुम्हारे पास 1, तो कभी भी अगर ऐसा आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऐसा नहीं है कि अंडर रूट निकालते रहोगे। हमको एग्जाम में फास्ट करना है, तो वो 1 पॉइंट समथिंग जहां दिखाई दे गया वहीं पे सीधा टिक करो। जैसे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे मैंगनीज में, तो कहीं पे ऑप्शन में लिखा मिलेगा 5.91, सीधा उसको टिक करना है। निकालने थोड़ी बैठेंगे √35 को फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे, इतना नहीं सोचने का है। समझा क्या? पता था सबको ये बात? गुड। नहीं पता थी तो अच्छी बात, मतलब अच्छी बात नहीं है, पता थी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मैंगनीज का जेड इफेक्टिव निकाल रहे थे, तो Mn का जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप जैसे कि जानते ही हैं, कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। तो इसके बाद इसका ग्रुपिंग करेंगे, तो ये लो 1s, फिर ये 2s2 2p6, हाँ, फिर 3s2 3p6, हाँ, फिर 3d5 हाँ, 4s2। गुड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं निकालूं किसके लिए? ऐसा क्यों? क्या चीज? नहीं समझा। 3d5 आ गया है। क्या बोला? सर वो 3d5 आगे क्यों गया? बेटा फिर तो तुम्हारा अभी तक जितना जेड इफेक्टिव पढ़ाया पूरा खत्म हो गया। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि n इक्वल्स टू जो सेम सेल के s और p होते हैं, d और f होते हैं, उनको हम आगे लिखते हैं। इंक्रीजिंग n के वैल्यू में लिखना है। अपना जो रूल है, रूल नंबर 1, क्या NSNP का जो रूल नंबर 1 था उसको पढ़ो, उसमें यही लिखा था। पहला रूल था वही ये था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर सेम सेल के इंक्रीजिंग के हिसाब से s और p को एक साथ, फिर d और f को एक साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स अबव रूल के हिसाब से भरे जाएंगे, लेकिन जब ग्रुपिंग होगी तो इस हिसाब से होगी। समझे? हाँ सर। ओके, तो अब सिग्मा 4s कितने? 1 इंटू बोलो 0.35 प्लस हाँ 13 into 0.85 हाँ प्लस 10 into 1। 10 इंटू 1, गुड। अगर मेरे को अब सिग्मा 3d निकालना है तो बता बेटिया। 4 into 0.35
गुड। प्लस 18 into 1 18 into 1 गुड। तो जेड इफेक्टिव भी आ जाएगा यहाँ से, कितना, जेड माइनस 20 सिग्मा 4s, तो सिग्मा कितना आएगा यहाँ से, 3.6। 3.6। सोल्व किया है ना आपने? हाँ सर। गुड। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं फिर क्रोमियम के बाद आयरन का। चलिए आयरन के लिए बात कर लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। फटाफट इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं अब। थ्री पी सिक्स, फिर 4s2 4s2, फिर 3d6। अब उसके बाद क्या करूं? 3d6 अब क्या करूं? 1s2 2s2 2s2 3 2p6 3s2 हम्म, 3p6 3d6 4s2। बहुत बढ़िया। अब मैं सबसे पहले किसके लिए कैलकुलेट करूं? सिग्मा। चलो 4s के लिए 4s बताओ। 1 into 0.35 हम्म plus 14 into 0.85 14 into 0.85 plus 10 into 1 10 into 1। सबको समझ आ रहा है ना? है सर। हाँ, सिग्मा 3d। चलो आप ही लोग बता 5 दो। in 5 into 0.35 हम्म 18 into 1 18 into 1। तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेटर से 26 सॉल्व कर रही minus हो बेटिया? 3.75। कैलकुलेटर से सॉल्व किया? नहीं सर, कल ही किया था। अच्छा, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बाकी सब लोग नोट करते जाओ जिन्होंने नहीं किया। चलिए अब अगला बात करते हैं आयरन के बाद किसका? आयरन के बाद कौन? कोबाल्ट। कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 27 27। 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 राइट हो रहा है सर। 3d7। गुड। बाकी लोग भी बोलो, कोई और, किसी और ने नहीं किया क्या? एक किया ही है ना। बोल रहे थे बस। बाकी लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ अब बताओ, ग्रुपिंग कर दे। बेटा जो बोल रहा था वो तो कम से कम चुप मत हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई और नहीं बोल रहा तो अब तो बोलते रहो। 3s2 3p6 3d7 4s2। 4s2 हाँ गुड। अब सबसे पहले सिग्मा 4s 1 1 into into 0.35 0.35 15 हम्म into 0.85 plus 10 into 1 10 into 1 प्लस 10 into 1। ओके, सिग्मा 3d 6 into 0.35 plus 18 into 1 18 into 1 जेड इफेक्टिव 3.9 3.9। अच्छा, दो बच्चों का मैच हो रहा मतलब सही है, तो 3.9। चलिए गुड गुड, कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं किसका? सबका तो नहीं निकाल के दिखाऊंगा मैं, अब सीधा कॉपर और जिंक का निकाल के दिखाता हूं। ठीक, अभी तक समझ में आ जाना चाहिए सबको कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉपर का। एक बचा बस 28, निकिल का ही बचा है, वो आप लोग कर लोगे। तो 29 होता है कॉपर का, क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 हाँ 2p6 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हाँ 4s2 3d9
नहीं सर, ये 3D9 है। समृद्धि, ये गलत है, ये गलत है बेटा। 4s1 3d10। 4s1 3d10 बिल्कुल सही। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, याद है कुछ? यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 4s1 3d10। अब इसका ग्रुपिंग करो, 1s2 2s2 2s2 2p6। 3s2 3p6 हाँ, अब यहाँ पे क्या 3d9। लिखेंगे? 3d10 हाँ, हाँ, और ये 4s1 1। अब सिग्मा 4s 0 इंटू 0.35 प्लस 18 into 0.85 18 इंटू 0.85 plus 18 into 1 कितना? 10 into 1। 10 into 1। 10 इंटू 1। ओके, तो सिग्मा 3d सिग्मा 3d 9 into 9 into 0.35 0.35। 9 इंटू, चलो हाँ, अब इस बार दूसरा आदमी बोलो। हाँ हाँ, जो बोल रहा था अभी बीच में जो आए थे 18 वो- into 1 हाँ 18 इंटू 1 आप ही कहा 17 into 1। 17 कहाँ आ गया बेटा? नहीं 18 into 1। देखो 18 ही है टोटल, है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा 4s कितना आएगा ये बताओ? अरे बताओ भैया, क्लास में ध्यान दो सब लोग। यस, क्लास में ध्यान दे, और बड़े। हाँ, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ना जेड इफेक्टिव? yes sir ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक और लास्ट बचा है जिंक का। 7.85। 7.85 आ रहा है क्या उसका? हाँ पक्का? हाँ। चलो देख लेते हैं। 69 6.9 होगा। 59 इतना कैसे आ सकता है? देखो, जिंक तो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 हाँ, 4s2 गुड 3d10 गुड। अब इसका ग्रुपिंग कर दें, तो ये लो 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 3d10 4s2 3d 4s2। क्या हो गया बेटा? हंसी किसी चीज की आ रही है? क्लास के बीच में हंस रहे हो? नहीं, हंसना नहीं चाहिए। देखो फिर 1 इंटू 0.35 हाँ plus 18 into 18 0.85 into 0.85 हाँ, कंपटीशन मत plus करो, 10 into 1। आराम से। हाँ 10 into 1 1 गुड। फिर सिग्मा 3d 3d हाँ 9 into 0.35 plus 18 into 1 फिर जेड इफेक्टिव 4.35 ये तो जेड माइनस सिग्मा 4s, तो ये कितना? 4.35। गुड।
तो ये एटॉमिक नंबर 30 तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो आई होप अब कोई भी जेड इफेक्टिव अगर आपको निकालने को दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 टू लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर का हमने सबका जेड इफेक्टिव निकाला है, राइट। एक काम करते हैं, मैं आपसे अभी कुछ एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव पूछता हूँ, वो आप लोग बताना अपनी कॉपी से देख करके, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपसे पूछूं लिथियम 1.7 लिथियम के लिए यहाँ पर 1.3 13 1.3 1.3 1.3 बेटा 1.7 उसका सिग्मा है। हाँ बेरिलियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.95 1.95 0.65 हाँ। फिर बोरॉन के बाद 2.6 2.6 फिर कार्बन का 3.25 3.25 नाइट्रोजन का 3.9 3.9 3.9। अब कुछ बच्चे एक्टिव हुए हैं, गुड। हाँ फिर अभी फ्लोर ऑक्सीजन का 4.55 4.55 अरे 4.55 एक बताओ भाई, एक बताओ, मैंने पूछा है ना उनसे, मी कशाला धिंगाणा प्रत्येक टार्गेटेड बताओ सोडियम का 8.8 8 वो सिग्मा है कि जेड इफेक्टिव है? जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव 8.8 right 2.2 2.2 गुड 2.2। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का 2.85 2.85 ओके। फिर एल्यूमिनियम का 3.5 3.5 हाँ बिल्कुल सही है। फिर तुम्हारे पास फॉस्फोरस सिलिकॉन 4.8 सिलिकॉन सिलिकॉन 4.15 4.15। चलो इससे समझ में आ जाएगा, इतना सबका है। देखो ध्यान से एक चीज बताओ, हम लोग पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जा रहे हैं? देखो ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट। यस लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरॉन पे गए, बोरॉन से कार्बन में गए, कार्बन से किस में गए? नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। ध्यान से देखो तुम्हारे पास यहां पर कितने का इंक्रीज हुआ जेड इफेक्टिव में? 1.3 और 1.95 में कितने का डिफरेंस हुआ? 0.65 0.65। बेरिलियम और बोरॉन में 0.35 0.65 0.65 यहां पर 2.6 और 3. बोरॉन से कार्बन में 0. हाँ 0. क्या 65 कैलकुलेट करो सब। 0.65 0.65। कार्बन से नाइट्रोजन में 0.65 0.65 हाँ तो अभी ये भी पता चल गया, अभी ये भी 0.65 ही होना है ना? तुक्का भी लगा दोगे तो भी चलेगा। हाँ अब देखो मतलब देखा। अच्छा सोडियम से मैग्नीशियम में गए तो 0.65 फिर हाँ हाँ, इतने धीरे से 0.65 बोल दिया ना कि कॉन्फिडेंस नहीं था। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में 0.65 ध्यान से देखो, हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स ये क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, बराबर है। तो इनमें जेड इफेक्टिव जो है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है? 0.65 0.65 से लगातार इंक्रीज कर रहा है। ओके मतलब जेड इफेक्टिव का अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, सोचना क्लास के बाद में बात कर रहे हैं घर वालों से। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर मैं
लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है नॉर्मल एलिमेंट्स में। कितने से इंक्रीज कर रहा है? 0.65 से, राइट? ओके, मैं टॉप से बॉटम आया तब भी देखो 1.3 से कितना हो गया? 2.2, 1.95 से कितना हो गया? 2.85। कितने से तुम्हारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? बोलो। तो जेड इफेक्टिव का वेरिएशन पूछूं मैं, जेड इफेक्टिव का वेरिएशन पूछूं तो लेफ्ट से राइट जाने के ऊपर जेड इफेक्टिव क्या बोलूंगा मैं? लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? 0.65 से इंक्रीज Increase. इंक्रीज करता है। नॉर्मल एलिमेंट्स में कितने से इंक्रीज करता है? 0.6, 0.65. राइट? जेड इफेक्टिव जो है टॉप से बॉटम जाएंगे तो भी क्या करेगा? 0.9 से इंक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीज करेगा, कितना से इंक्रीज करेगा वो नहीं देखना, इंक्रीज करेगा, राइट? 0.9 से, राइट? हाँ पक्का? हाँ ओके। अब देखो एक और चीज, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी आपने लिखा था थोड़ी देर पहले। सर वो ये इज नोट नॉट क्लियर। जल्दी से सब लोग नोट करो जल्दी से। नोट करना है तो जल्दी नोट करो। हो गया सर। हाँ, हो गया Wait, हो गया। sir. Wait, sir. नहीं हुआ अरे हाँ सर, एक और आए। हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर। डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से थे? मैंने 30 तक लिखवाए हैं आप लोगों को, राइट? चलिए, हाँ 30 तक में सबसे पहले स्कैंडियम का सबका तुम लोग जेड इफेक्टिव बताओगे। हाँ भाई, ओमकार बोलो। बोलो ओमकार, आपने हैंड रेज 4s किया। और 4d। स्कैंडियम का कितना? स्कैंडियम का बेटा जेड जेड इफेक्टिव कितना? इफेक्टिव ऑफ 4s और 3d। नहीं, इसका 4s जेड इफेक्टिव। 4 जेड इफेक्टिव 4s के लिए बताना है, 4s के लिए, वैलेंस सेल के लिए। वैलेंस सेल 4 है ना बेटा? 4s के लिए बताना है तो जेड इफेक्टिव बताओ। सब लोग अरे बताओ भाई। वॉइस क्लियर है? अरे मैं चाहता हूं तुम लोग खुद सोल्व करो चीजें, वरना मैं तो बताने में क्या फायदा है, मेरा बताने में क्या फायदा है? समृद्धि कितना आया बेटा जेड इफेक्टिव? सर मेरा गलत आया है। अच्छा, तो किसी और का बताओ। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का? टाइटेनियम का 3.15। 3.15 सबका यही आया है। हाँ वेनेडियम का 3.3। 3.3, राइट? ओके। क्रोमियम का अभी कितना आया था? थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था। 3.45। 3.45। 5 मैंगनीज का कितना आया था? 3.6। 3.6। आपको कुछ नजर आया देखने में यहाँ पे? 0.25 डिफरेंस स्टार्टिंग में। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला? आयरन का कितना था? 3.75। हाँ, और फिर कोबाल्ट का 3.9। 3.9। फिर ध्यान से देखो,
तो तुम्हारे पास सबके अंदर कितने से इंक्रीज कर रहा है जेड इफेक्टिव? 0.25. 0.15 से लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, कर रहा है कि नहीं? हाँ कितने से इंक्रीज कर रहा है? 0.1 0.15 1.5 है ना? हाँ देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें जेड इफेक्टिव बहुत स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज करता है, बराबर है। जबकि नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनमें जेड इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज करता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जेड इफेक्टिव के वेरिएशन के बारे में। क्या जेड इफेक्टिव के वेरिएशन के बारे में ये क्या है आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जेड इफेक्टिव? कुछ किसी बच्चे ने निकाला 1.65। ओके कोई बात नहीं। ब्रेक हो रहा है, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में? हाँ नहीं हाँ अब तो नहीं आ रहा ना? वॉइस क्लियर है अभी? ओके चलिए अब ध्यान से सुनिए। तो हम लोग कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? हम लोग अभी कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। क्या वो की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, बराबर है कि नहीं? क्या एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। सेकंड क्या, तुम्हारे पास जो जेड इफेक्टिव है इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए व्हाट? इन ए ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर भी हमने देखा लेफ्ट से राइट जाते हैं, सॉरी जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ये चीज नोटिस किया कि नहीं सबने? यस ओके अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर तुम्हारे पास एक पीरियड में इन सर लास्ट साइड प्लीज, क्या लास्ट साइड। नहीं इससे आगे ये हाँ पॉइंट वही था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एंड सेकंड पॉइंट था कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए टू बॉटम ग्रुप। ओके हाँ चलिए नोट हो गया ना सबका? हो ही गया होगा अभी तक। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तुम्हारे पास इन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओहो नॉर्मल और सर रिप्रेजेंटेटिव ओवरराइट हो रहा है, क्या हुआ? ओवरराइट हो रहा है। ओवरराइट हो रहा है? हाँ मिक्सिंग। क्लियर नहीं दिख रहा सर। एक मिनट जस्ट अभी स्क्रीन यहाँ पर हाँ ओके
देखिए लिखो इस पॉइंट को, इन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, देखो मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिखते जाओ, इन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स Z effective increases by Z effective increases by 0.65 in normal or representative elements. Z effective increases by 0.65 in a period, by 0.65 in a period. Okay, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और करके फिर लिखो साइड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स Z effective increases by किससे इंक्रीज करता है? 0.15 0.15 ठीक, सबका नोट डाउन हो गया? हाँ हो गया। The screen is not visible. अभी भी विजिबल नहीं है? नहीं है सर। दिख रहा है सर। अब बताओ। नो, अभी भी विजिबल नहीं है बेटा? नहीं है सर, दिख रहा है सर। मुझे नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं बेटा, अपने कुछ भी नहीं। आंखें खोलो। नो सर। आंखें खोलो, नंबर लिखा है वहाँ। पता चलेगा। नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। इन नो लिखा है ग्रीन में। हाँ, इन नो लिखा है। इन नो सबको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ दिख रहा है सर। ओके, कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिक रेडियस। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा अभी भी? नहीं सर, कुछ नहीं दिख सर, रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आप नहीं। कुछ तो लिखिए स्क्रीन पे, कुछ तो लिखिए। अभी तक मैंने लिखा ही नहीं था। अरे रे रे। दिखाई कहाँ से देगा? ये बार ये हो रहा है कि इरेज हो जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है ये बताइए, आप लोग बताइए एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सर वो Distance between एटम का nucleus and outermost shell. Distance between nucleus and outermost shell. Distance between nucleus and outermost shell. नहीं सुनाई दिया मेरे को। Distance between nucleus and outermost shell. The center of the nucleus and आप लोग क्या बोलते हो कि न्यूक्लियस और जो तुम्हारे पास आउटर मोस्ट सेल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। यही बात बोलना चाहते हो? यस। Yes sir. ओके, कैसे निकालेंगे? देखो किसी भी एटम का हम लोग जो एटम का रेडियस निकालते हैं
वो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, उस अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। तो किसी भी एटम का जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस, क्या एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? एटम का एग्जैक्ट रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते? बताओ। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड है। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। बहुत बड़ी बात है। सेल्स में क्या होते हैं? सेल्स में क्या होती हैं? सब सेल होती हैं। सब सेल में क्या होते हैं? सब सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सब सेल की जैसे शेप्स होती हैं। हर एक सेल, जैसे एस सब सेल होता है वो स्फेरिकल होता है, डी सब सेल वो तुम्हारा डंबल शेप होता है, फिर तुम्हारे पास डी शेप, जो डी सब सेल है वो डबल डंबल शेप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन सब सेल में इधर उधर नाचते रहता है, बराबर है कि नहीं? कभी इधर कभी इधर। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन है वो बताना पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? वो ये आप जानते हैं एग्जैक्ट पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन बताना इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो इसलिए एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू कभी भी निकालना पॉसिबल नहीं है। नहीं। अब हम निकालते कैसे हैं? फिर निकालेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हमारे पास कई अलग अलग तरह की, हम डिफाइन तो वैसे ही करते हैं कि आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसमें कोई डाउट नहीं, निकालना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होती है वो भी कई तरह की होती है। हम लोग बेसिकली 4 टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। क्या? 4 टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल्स रेडियस। और तीसरा हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। चौथा हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। ये 4 टाइप की हम लोग डिफरेंट रेडियस पढ़ेंगे। देखो कोवेलेंट रेडियस, इनका कोई कुछ आइडिया है आपको? कोई कुछ बताना चाहे, कोई कैसे निकालेंगे रेडियस? बताएगा कैसे निकालेंगे? अगर एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम निकालेंगे कैसे? कोई तो बताओ बाबा साहब। नहीं बता सर। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। ओम सुनील भोसले बिल्कुल सही बात बोले। क्या करेंगे हम लोग? दो न्यूक्लियस को, दो एटम के न्यूक्लियस, दो एटम को आपस में ऐसे टच करके उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका हाफ ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो किसका रेडियस आ जाएगा? एटम का रेडियस। ठीक है। अब इसमें कई बार होता है कि एटम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी होते हैं, बॉन्ड भी बनाते हैं। क्योंकि भाई देखो, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ बोलो, बोलो कार्तिक। तो क्या होता है कि तुम्हारे पास, हाँ बिल्कुल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा क्या बेटा? सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस। बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हारे पास जैसे क्या करते हैं, एटम टू एटम हम लोग ऐसे न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसका हाफ ले लेते हैं
उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कई तरह की जैसे कोवेलेंट रेडियस है, तो जब एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ आप अपना पार्ट शेयर करते हैं, तब ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी क्या आएगी, कम आएगी, बराबर है। उस वक्त जो रेडियस होती है उसको बोल देते हैं कोवेलेंट रेडियस। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग 4 रेडियस आएंगी, इनको हम पूरी डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का तुम्हारा सबसे पहले होमवर्क सुनो। आप सब लोगों को आज के नोट्स रिवाइज करने, सबसे पहला चीज रिवाइज नोट्स। तुम्हारे पास सबसे पहले पीरियोडिक के नोट्स अच्छे से रिवाइज करोगे, देन आप लोग डीपीपी 3 पूरी की पूरी सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलना, वरना हम लोग अगली क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट मैं 1:30 पे मैं इसका डिस्कशन चालू कर दूंगा। ओके, अब आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो वो उनको पूछो, बाकी लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट है। Sir, can you show that key points slide? बिल्कुल, रुकिए जस्ट एक मिनट। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये स्लाइड इंटरचेंज होने में? रिफ्रेश कीजिए। कौन सा की पॉइंट रह गया मेरे को बता दो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। सर वो डिफरेंस था ना 0.65 का। अच्छा, बताया वो ना सर। वाला देखो, उसमें तो हाँ, जैसे ये आपका है जिंक का, फिर जिंक वाला स्लाइड हो गया, लगता है स्लाइड सेव नहीं हुआ। मोबाइल बजेगा। स्लाइड लगता है सेव नहीं हुआ, स्लाइड डिलीट हो गया। बता देता हूँ ना मैं, जिंक देखो, ये तुम्हारा जिंक बोल रहे हैं बेटा, वो स्लाइड तो उड़ गया। स्लाइड तो उड़ गया। अब कोई बच्चा दूसरा नोट्स भेजेगा ना, उसमें से देख के लिख लेना। ठीक है सर। हाँ, स्लाइड तो उड़ गया। हाँ। ओके, और किसी को डाउट है? नहीं है तो हम लोग सेशन एंड करें यहीं पर। अगली क्लास में होमवर्क जरूर करके आना, आज की तरह बिना होमवर्क किए मत आना, ठीक है ना? कुछ बच्चे करके आए थे, कुछ बच्चे नहीं करके आए थे, तो मक्कारी मत करना, वरना कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। इतनी जल्दी? चलो ठीक। गुड किसी को डाउट है तभी पूछ लो, सर इतनी जितनी बाकी जा सकते हैं।